बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक प्राचीन भारतीय प्रशासन प्रणाली प्रश्न प्राचीन भारतीय प्रशासन प्रणाली के विकास का वर्णन कीजिए उत्तर 1 वैदिक काल या वैदिक युग 1500 से 500 बीसी का नाम हमें सर्वप्रथम वेदों से मिलता है 2 प्रारंभिक वैदिक आर्यों को राज्यों के बजाय कबीलों में संगठित किया गया था एक कबीले के प्रमुख को राजन कहा जाता था राजन का मुख्य उत्तरदायित्व जनजाति की रक्षा करना था उन्हें पुरोहित पादरी सेनानी सेना प्रमुख दत्ता दूत और स्पाश अर्थात जासूस सहित कई पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी राजन की स्वायत्ता को सभा और समिति नामक आदिवासी परिषदों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था 3 जनजाति के शासन के लिए यही दो निकाय सभा और समिति आंशिक रूप से जिम्मेदार थे राजा उनकी स्वीकृति के बिना सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था बाद के वैदिक काल में जनजातियां छोटे छोटे राज्यों में संगठित हो गई थीं, जिनकी राजधानी और अल्पविकसित प्रशासनिक व्यवस्था थी 4 राजन को सामाजिक व्यवस्था के संरक्षक और राष्ट्र के रक्षक के रूप में देखा जाता था धीरे धीरे वंशानुगत राजशाही उभरने लगी इस युग में अनुष्ठानों ने अपने लोगों के ऊपर राजन की स्थिति को बढ़ा दिया उन्हें कभी कभी सम्राट सर्वोच्च शासक कहा जाता था राजन की बढ़ती राजनीतिक शक्ति ने उसे उत्पादक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण हासिल करने में सक्षम बनाया 5 स्वैच्छिक उपहार भेंट यानी बाली एक अनिवार्य श्रद्धांजलि बन गई कराधान की कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी सभा और समिति अभी भी थे लेकिन राजा की बढ़ती शक्ति के साथ साथ उनका प्रभाव कम हो गया था 6 बाद के वैदिक युग के अंत तक विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियां जैसे कि राजशाही राज्य कुलीन राज्य गण या संघ और आदिवासी रियासतें उभरने लगी थीं वैदिक काल में अर्थव्यवस्था चरवाहा और कृषि जीवन के संयोजन द्वारा कायम थी 7 प्रमुखों और पुजारियों को उपहार देकर आर्थिक आदान प्रदान किया जाता था और वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें मुद्रा की इकाई के रूप में मवेशियों का उपयोग किया जाता था 8 उत्तर वैदिक काल में वैदिक समाज के अर्ध खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि में परिवर्तन के कारण संसाधनों के लिए व्यापार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई 9 गंगा घाटी के साथ आर्थिक गतिविधियों में कृषि का बोलबाला था कृषि कार्यों की जटिलता में वृद्धि हुई और लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ा तांबे कांस्य और सोने के अलावा बाद के वैदिक ग्रंथों में भी टिन सीसा और चांदी के उपयोग का उल्लेख है गेहूं चावल और जौ की फसलें उगाई जाती थीं 10 बड़ीगिरी चमड़े का काम चर्म शोधन मिट्टी के बर्तन बनाने ज्योतिष आभूषण रंगाई और शराब बनाने जैसे नए शिल्प और व्यवसाय सामने आए 11 रोमिला थापर वैदिक युग के राज्य गठन को गिरफ्तार विकास की स्थिति के रूप में चित्रित करती हैं 12 उपनिषदों की अवधि वैदिक युग का अंतिम चरण लगभग राज्य संरचनाओं की एक नई लहर के साथ समकालीन गंगा घाटी में शहरीकरण की शुरुआत से जुड़ा था 13 जनसंख्या और व्यापार नेटवर्क के विकास ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दिया जिसने जीवन के पुराने तरीकों पर दबाव डालना शुरू कर दिया जिससे वैदिक काल के अंत का संकेत मिलता है और शहरीकरण के लिए मंच तैयार होता है 14 मौर्य राजवंश के सत्ता में आने पर कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र शासन कला आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर विस्तार से जानकारी देता है 15 कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्वान थे और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और संरक्षक थे भारतीय प्रशासन प्रणाली अच्छी तरह से विकसित थी और कौटिल्य का ग्रंथ उसी का सबसे पहला विस्तृत विवरण देता है 16
मौर्य काल भारतीय प्रशासन में प्रमुख विकास का युग था। विकेंद्रीकरण प्रचलित था, क्योंकि जमीनी प्रशासन के आधार के रूप में ग्राम इकाइयों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुशल प्रशासन के लिए साम्राज्य को कई प्रांतों, प्रांतों को कई जिलों और जिलों को कई ग्रामीण और शहरी केंद्रों में विभाजित किया गया था। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने प्राचीन भारतीय प्रशासन प्रणाली के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.